छत्रपति शिवाजी महाराज भारत के इतिहास में ये एक ऐसा नाम है जिसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है। एक ऐसे महान योद्धा जिनकी बहादुरी और जबरदस्त रणनीति ने बीजापुर सल्तनत और उस वक्त के सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य तक को हिलाकर रख दिया था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक अकेले इंसान ने बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ 17वीं सदी की दो सबसे बड़ी ताकतों के खिलाफ एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो शिवाजी के उदय को समझने के लिए ना हमें सबसे पहले उस दौर के राजनीतिक माहौल को समझना होगा कि हालात थे कैसे जब उनका जन्म हुआ। देखिए, जब 1630 में शिवाजी का जन्म हुआ उस वक्त दक्कन का इलाका यानी भारत का पश्चिमी हिस्सा एक तरह का युद्ध क्षेत्र बना हुआ था। यहाँ 3 सल्तनतें थीं, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। ये तीनों आपस में तो लड़ ही रही थी, ऊपर से उत्तर से मुगल साम्राज्य भी दक्कन पर कब्जा करने के लिए लगातार दबाव बनाए हुए था, यानी चारों तरफ से खींचतान मची हुई थी। उनका जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी किले में। और यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि उनका नाम भगवान शिव के नाम पर नहीं बल्कि देवी शिवाई के नाम पर रखा गया था। उनकी माँ जीजाबाई देवी शिवाई की बहुत बड़ी भक्त थीं। उनकी परवरिश में माँ जीजाबाई का बहुत बड़ा हाथ था और उन्हें युद्ध और प्रशासन की पूरी ट्रेनिंग उनके गुरु दादोजी कोंडदेव से मिली। अब शिवाजी ने अपनी रणनीतियों को पहली बार आजमाया शक्तिशाली बीजापुर सल्तनत के खिलाफ, और यहीं से उनके साम्राज्य की नींव पड़नी शुरू हुई। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बड़ा कारनामा कर दिखाया। ये बात है 1646 की, जब बीजापुर का सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बीमार पड़ा हुआ था। शिवाजी ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और तोरना किले पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। और ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उन्होंने कोंडाना और पुरंदर जैसे कई और जरूरी किलों को भी अपने कब्जे में ले लिया। अब जाहिर है शिवाजी की इस बढ़ती ताकत से बीजापुर की सल्तनत में खलबली मच गई। तब दरबार के सबसे खूंखार जनरलों में से एक अफजल खान ने शिवाजी को कुचलने का बीड़ा उठाया। उसने तो बड़े घमंड में कहा था कि वो शिवाजी को घोड़े से उतरे बिना ही जंजीरों में बांध कर ले आएगा। लेकिन शिवाजी उसकी चाल को पहले ही समझ चुके थे। 10 नवंबर 1659 को जब दोनों की मुलाकात हुई, अफजल खान ने गले मिलने के बहाने शिवाजी पर कटार से हमला करने की कोशिश की, पर शिवाजी तो पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कपड़ों के नीचे कवच पहना हुआ था और हाथ में छिपा रखा था वाघनख यानी बाघ के पंजों जैसा एक हथियार। जैसे ही खान ने हमला किया, शिवाजी ने उसी वाघनख से पलटवार किया और अफजल खान को वहीं ढेर कर दिया। बस इसी एक घटना ने शिवाजी को एक लेजेंड बना दिया। बीजापुर की चुनौती से निपटने के बाद अब शिवाजी का सामना होना था भारत की सबसे बड़ी ताकत से, यानी औरंगजेब के मुगल साम्राज्य से। और ये टकराव बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, 1663 में उन्होंने पुणे में औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान पर एक ऐसा जबरदस्त नाइट रेड किया कि खान की उंगलियां कट गईं। फिर 1664 में उन्होंने अपना खजाना भरने के लिए मुगलों के सबसे अमीर ट्रेडिंग पोर्ट सूरत को लूट लिया। इन हमलों से औरंगजेब बुरी तरह बौखला गया और उसने अपने सबसे काबिल जनरल जयसिंह को भेजा। अब जयसिंह की विशाल सेना ने मराठा इलाकों में भारी तबाही मचाई और पुरंदर के किले को चारों तरफ से घेर लिया। आखिरकार शिवाजी को पुरंदर की संधि पर दस्तखत करने के लिए मजबूर होना पड़ा, और इस संधि की शर्तें बहुत कड़ी थीं। उन्हें अपने 23 किले मुगलों को सौंपने पड़े। ये उनके लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। और यहीं से शुरू होता है शिवाजी के जीवन का शायद सबसे मशहूर किस्सा, उनका आगरा जाना और फिर वहां से वो चमत्कारी फरारी। संधि के बाद जयसिंह ने शिवाजी को आगरा में औरंगजेब के दरबार में आने के लिए राजी कर लिया। लेकिन वहां पहुंचकर हुआ क्या? उन्हें कम रैंक वाले दरबारियों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। शिवाजी ने इसे अपना सरेआम अपमान समझा और भरे दरबार में अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। बस इसी बात पर औरंगजेब भड़क गया और उसने शिवाजी को घर में नजरबंद करने का हुक्म दे दिया। लेकिन सवाल ये है कि वो इस कैद से निकले कैसे? ये कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इसको लेकर 2 थियरीज चलती हैं। पहली थियरी के मुताबिक वो और उनके बेटे संभाजी मिठाई और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियों में छिपकर वहां से निकल गए। वहीं दूसरी थियरी ये कहती है कि उन्होंने अपनी निगरानी कर रहे पहरेदारों को ही रिश्वत देकर भागने का रास्ता बना लिया। आगरा से इस तरह बच निकलने की घटना ने तो शिवाजी को पूरे भारत में एक हीरो बना दिया।
और उन्होंने अपनी इसी नई पहचान का इस्तेमाल किया एक संप्रभु यानी आज़ाद मराठा साम्राज्य की औपचारिक स्थापना के लिए। वो तारीख थी 6 जून 1674। रायगढ़ किले में उनका भव्य राजाभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि दी गई। छत्रपति का मतलब होता है सम्राट। इस राज्याभिषेक ने उन्हें उन सभी इलाकों पर शासन करने का कानूनी हक दे दिया जो उन्होंने जीते थे, और यहीं पर उन्होंने हिंदवी स्वराज का ऐलान किया, जिसका मतलब था स्थानीय लोगों का अपना शासन जो किसी भी बाहरी सल्तनत के कंट्रोल से पूरी तरह आज़ाद हो। तो सवाल ये है कि शिवाजी की सफलता का राज क्या था? असल में इसके 3 बड़े स्तंभ थे। पहला, उनकी जबरदस्त युद्ध नीति, गनीमी कावा या जिसे हम गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। वो जानते थे कि मुगलों की विशाल सेनाओं से आमने सामने की लड़ाई में जीतना मुश्किल है, तो उन्होंने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया। छोटी छोटी टुकड़ियों में बिजली की तेजी से हमला करते और दुश्मन के संभलने से पहले ही पहाड़ों और जंगलों में गायब हो जाते। दूसरा, उनके किले। हर किले का मैनेजमेंट एक नहीं बल्कि बराबर रैंक के 3 अधिकारियों को सौंपा जाता था, ताकि अगर कोई एक गद्दारी भी कर दे तो बाकी 2 किले को संभाल सकें। और तीसरा, उनकी शक्तिशाली नेवी। उन्होंने एक मजबूत नौसेना बनाई, जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ द इंडियन नेवी भी कहा जाता है। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए जो सिर्फ एक विजेता की नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा गहरी और स्थायी थी। देखिए, उनकी विरासत को अलग अलग नजरियों से देखा जाता है। एक तरफ जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें हिंदू राष्ट्रवाद के उभार का प्रतीक बताया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये भी एक हकीकत है कि उनका राज्य सबके लिए था और उनकी सोच काफी समावेशी थी। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, इसके पक्के सबूत उनके प्रशासन में ही मिलते हैं। जरा सोचिए, उनकी नेवी के 2 सबसे बड़े अफसर दरिया सारंग और दौलत खान मुसलमान थे। यही नहीं, अपने सलाहकारों के मना करने के बाद भी उन्होंने 700 पठानों की एक पूरी टुकड़ी को अपनी फौज में शामिल किया। और शायद सबसे जरूरी बात, उनकी सेना के लिए एक सख्त नियम था कि किसी भी हमले के दौरान किसी भी महिला या किसी भी धार्मिक स्थल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। उस जमाने के हिसाब से ये एक बहुत ही प्रगतिशील सोच थी। तो आखिर में सवाल फिर वहीं आकर रुकता है, शिवाजी की सबसे बड़ी विरासत क्या है? क्या वो एक महान रणनीतिकार थे, एक दूरदर्शी राजा थे, या फिर एक शक्तिशाली प्रतीक? इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि आज सदियों बाद भी उनका नाम करोड़ों लोगों को प्रेरणा देता है।